अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि एक क्वेश्चन आया, हमारे एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनकी तरफ से एक क्वेश्चन आया है। वो क्वेश्चन ये है कि ये एक प्रिंट आउट हम देते हैं, इसको ओसीटी या ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी कहते हैं, और ये ऑप्टिक नर्व हेड की जो कंटूर एनालिसिस है। अब उनकी तरफ से ये क्वेश्चन आया है कि ये क्या चीज़ है, इसमें से क्या चीज़ देखनी है, इसमें से इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, और इसमें इसके साथ कोई रिपोर्ट क्यों नहीं होती। तो ये प्रिंट आउट है। इस प्रिंट आउट के अंदर जो है अब क्या क्या चीज़ें हैं, इसको हमने डिस्कस करना है। ये बेसिकली सबसे पहले तो ये है कि ये ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी होती है। ये ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी एक्चुअली बेसिकली ये है कि ये ऑप्टिक नर्व हेड का एनालिसिस है। ऑप्टिक नर्व हेड का स्ट्रक्चरल कंटूर्स और उसकी हाइट्स, डेप्थ वगैरह का एनालिसिस है। और उसके अंदर ये देखिए, ये आपको एक ऑप्टिक नर्व हेड नज़र आएगी, और यहाँ पर ये इसका न्यूरो रेटिनल रिम होता है। अब ये न्यूरो रेटिनल रिम जो है, इसकी मोटाई होती है और एक ख़ास नॉर्मल लिमिट्स होती है। अगर इससे ये कम हो जाए तो उसमें अंदर ऑप्टिक एट्रोफी हो जाती है, और अगर उससे ज़्यादा हो तो उसमें पेपल एडीमा होता है। और हमारे जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको बाज़-औक़ात हम पेशेंट भेज देते हैं जब हम ये समझते हैं कि ये इसमें ऑप्टिक एट्रोफी है और वो कोई आंख का लोकल प्रॉब्लम नहीं है, न्यूरोलॉजी से मुतालिक है, या कोई ब्रेन से मुतालिक है, या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो हम पहले न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं और फिर न्यूरोलॉजिस्ट अपनी असेसमेंट करके जो है इंटर्निस्ट के पास भेजता है। अब इसकी जो मोटाई है, इसको हम कैसे मालूम करते हैं? इसमें यह है कि ये जो टेम्पोरल साइड है, जो मैकुला वाली साइड है, इस यहाँ से शुरू करते हैं और फिर उसके बाद जो है सुपीरियरली आते हैं। उसको मैयर करते हुए तो उसकी हाइट जो नर्व फाइबर लेयर की हाइट है, फिर 12 o'clock पे मैयर करते हैं, और फिर उसके बाद नेजली जाते हैं, और फिर उसके बाद इंफीरियरली जाते हैं, और फिर उसके बाद फिर दोबारा टेम्पोरली आ जाते हैं वहीं पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया। अब ये जो थिकनेस है, ये टेम्पोरली, सुपीरियरली, नेजली और इंफीरियरली जो है वो एक जैसी नहीं होती। वो टेम्पोरली थोड़ी कम होती है, फिर उसके बाद ये सुपीरियरली ज़्यादा होती है, और फिर नेजली कम होती है, और फिर इंफीरियरली फिर ज़्यादा होती है, और इसी तरह जो है इस तरह। अब ये जो सुपीरियरली और इंफीरियरली, चूँकि उसके नर्व फाइबर्स जो हैं गैंग्लियन सेल्स के, वो आर्क बना के और डिप डाउन होते हैं उसके अंदर, ऑप्टिक नर्व हेड के अंदर, तो इस वजह से उसकी सुपीरियरली और इंफीरियरली जो है उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। अब ये देखिए कि यहाँ पर ये जो डिस्क है, इस पर तकरीबन टोटल एट्रोफी हो चुकी है, और इसमें न्यूरो रेटिनल रिम जो है वो तकरीबन कम्प्लीटली एब्सेंट है, और इसमें सारी थिनिंग हो गई है। उसके बाद ये देखिए, ये ओसीटी का टोमोग्राफ है। यहाँ पर आप ये देखिए कि नर्व फाइबर लेयर्स जो हैं ये डिप डाउन होते हुए नज़र आ रही हैं आपको डिस्क के अंदर, और हमने पर्टिकुलरली ये जो नर्व फाइबर लेयर की थिकनेस है, इसकी यहाँ से इसकी हाइट जो है वो मैयर करनी है कि ये कितनी है, और 360 डिग्री डिस्क के अगेंस्ट करनी है। और यहाँ से हम शुरू होंगे। यहाँ पर ये देखिए कि ये ग्राफ है, इसको TSNIT कर्व कहते हैं, टेम्पोरल, सुपीरियर, नेजल, इंफीरियर एंड अगेन टेम्पोरल। अब ये दरमियान में आपको ये देखें कि यहाँ पर एक ग्रीन जोन नज़र आ रहा है। ये ग्रीन जोन जो है नॉर्मल, इसके अंदर ये जो कर्व है इसको ट्रैवल करना चाहिए। अगर ये किसी जगह पे ये बाहर चली जाती है तो इसका मतलब ये है कि उस एरिया में नर्व जो है स्वोलन है, और अगर किसी एरिया में वहाँ पर येलो को टच करती हुई रेड एरिया में अगर आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये थिनिंग है या ऑप्टिक एट्रोफी है। अब ऑप्टिक एट्रोफी का भी अब आपको बताएंगे कि ये ऑप्टिक एट्रोफी कितनी किस्म की होती है। दो तरह की जनरली ग्रॉसली होती है। ये जो मेजरमेंट है, ये यहाँ पर आप ये देखें कि ये राइट आई की 83 और लेफ्ट आई की 88 है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये देखें कि ये जितनी भी नर्व की मेजरमेंट्स हैं, इसमें हम किसी एक लोकेशन की मेजरमेंट को लेके आगे नहीं चलते, हम इसका एक मीन निकाल लेते हैं। आपको पता है बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है मीन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और मीन की फ्लक्चुएशन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एज़ कम्पेयर टू अगर कोई फोकल या लोकल या एक डाटा जो है, एक फाइंडिंग जो है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रही हो। तो जो मीन है, अब यहाँ पर ये 83 जो है, ये राइट आई की मीन रेटिनल नर्व फाइबर लेयर है, जिसको CPRNFL कहते हैं। CPRNFL का मतलब ये है कि सरकमपेपिलरी रेटिनल नर्व फाइबर लेयर थिकनेस, ये माइक्रॉन्स में होती है, और ये 83 माइक्रॉन्स राइट आई की है और 88 माइक्रॉन्स लेफ्ट आई की है। इस प्रिंट आउट में सिर्फ यही चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके कई चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो इसको आपको सपोर्टिव साथ साथ लेके चलनी पड़ती हैं। मसलन यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर ये ऑप्टिक डिस्क है, ये ऑप्टिक डिस्क की कपिंग का कंटूर भी शो हो रहा है। अगर ऑप्टिक डिस्क की कपिंग डीप है
और नर्व फाइबर लेयर थिन हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट प्रोबेबली दिस इज रिलेटेड टू ग्लाकोमा ऑप्टिक नर्व एट्रोफी, नर्व फाइबर लेयर की एट्रोफी है। लेकिन अगर ऑप्टिक नर्व का कप जो है वो शैलो है और इतना डीप नहीं है, तो और उसके साथ नर्व फाइबर लेयर की थिनिंग हो रही होती है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबली दिस इज ऑप्टिक एट्रोफी नॉट रिलेटेड टू ग्लाकोमा। ग्लाकोमा में एक थ्योरी है, किताबों में नहीं पढ़ाई जाती है, वो है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट सिंकिंग। वो सिंकिंग जो है एक थ्योरी है जिसकी वजह से वो जो कप है वो ज़्यादा बढ़ रहा होता है। उसके बाद ये देखिए, ये मैंने जूम करके दिखाया, यहाँ पर राइट आई में 83 है और लेफ्ट आई में 88 है, और ये मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल फिगर क्या होती है और उसमें क्या लेके चलते हैं। ये यहाँ पर अब ये देखिए कि नॉर्मल जो है वो 100 से ऊपर और 110 के दरमियान में ये नॉर्मल होती है, और 90-95 के दरमियान में माइल्ड, या इसको भी नॉर्मल कंसिडर कर लें, 95 तक आप इसको नॉर्मल कंसिडर कर लें। 90 और 100 के दरमियान अगर माइक्रॉन्स एवरेज उसकी थिकनेस आ रही है तो वो माइल्ड थिनिंग है, और अगर 80 से 90 के दरमियान आ रही है तो वो मॉडरेट थिनिंग है, और इसी तरह 10-10 की स्लैब्स में 70 to 80 जो है वो सवियर और उससे नीचे एडवांस थिनिंग है। लेकिन ये आप इस ग्राफ में ये देखें इस टेबल के अंदर कि ऊपर नॉर्मल के ऊपर एक वाइट एरिया है जिसको हम स्वोलन डिस्क भी कह सकते हैं। ऑब्वियसली अगर ऑप्टिक नर्व जो है वो ज़्यादा स्वेलिंग है तो वो भी एक एबनॉर्मेलिटी होती है, और उसमें एबनॉर्मेलिटी का मतलब ये है कि स्वोलन डिस्क है, पेपिलाइटिस हो सकता है, पेपिलेडीमा हो सकता है। अब इसको ये जो चेक करना है यहाँ पर, अगर ज़्यादा हो गई है तो तब भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास हम भेजते हैं, और अगर कम हो रही है लेकिन डिस्क डीप नहीं है तो ये दो कंडीशंस हैं जिसके अंदर हम पेशेंट को जो है न्यूरोलॉजिस्ट के पास फर्दर असेसमेंट के लिए भेजते हैं। और यहाँ पर ये देखें कि वो वही है, और इसमें आपने ये कप देखना है, कप की कंटूर्स क्या हैं। अब इस केस को देखिए, ये राइट आई में 130 है जो कि ऑब्वियसली 120 से ऊपर है, तो यहाँ पर ये स्वेलिंग डिस्क कह सकते हैं, और लेफ्ट आई में 121 है। लेकिन एक चीज़ इसमें और भी देखनी है कि क्या ये नॉर्मल थिकनिंग है, थिकनेस साइड पे भी तो नॉर्मलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो उसमें ये आप ये देखें कि ये कप जो है, अगर कप इंटैक्ट है तो फिर हम ये कहेंगे कि इसको जो है अभी या तो बहुत अर्ली पेपिलेडीमा है, और अगर उसको कोरिलेट कर रहा है क्लिनिकली किसी साइंस के साथ, BIH के साथ या किसी और वजह के साथ, तो फिर हम इसको एबनॉर्मलिटी कंसिडर करेंगे। लेकिन हम ज़रूर एक क्वेश्चन मार्क और एक जो है साइन ऑफ सस्पिशन जो है वो अपने जहन में रखेंगे। अब ये एक देखिए, यहाँ पर 372 राइट आई का है और 342 राइट हैंड का बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, और यहाँ पर पर्टिकुलरली डिस्क के कंटूर्स में देखें, यहाँ पर कोई भी आपको कप नज़र नहीं आ रहा, ये ऑब्लिटरेटेड कप है, और ये डेफिनेटली स्वोलन डिस्क है एंड नीड्स ए न्यूरो सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट ओपिनियन। तो ये यहाँ पर फिर हमने एक सर्वर ग्लाकोमा इंडेक्स बनाया था जिसमें ये सारे पैरामीटर्स को मिला के, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी बीच में इंक्लूडेड है और लीनियर रिग्रेशन भी इंक्लूडेड है बीच में, इसमें सारे करके और समराइज हमने किया था। अब ये जो पेशेंट है ये नॉर्मल 9% है राइट आई का और नॉर्मल 9% लेफ्ट आई का है। इसका मतलब ये है कि अगर तो वो 50% से अबव या 60% से अबव जो है SGI या SNI सर्वर नॉर्मलिटी इंडेक्स या सर्वर ग्लाकोमा इंडेक्स हो, तो इसका मतलब वो नॉर्मल है। लेकिन जितना वो थिनिंग होती जाएगी वो पहले 60 से 0 की तरफ आएगा, और 0 से जो है वो फिर माइनस की तरफ जाएगा और ग्लाकोमा की तरफ जाएगा। वो माइनस को फिर हम जो है उसकी एब्सोल्यूट फिगर ले लेते। तो ये नॉर्मल है 9%, इसका मतलब ये है तो वो नॉर्मल साइड पे ही है, लेकिन प्रोबेबली दिस इज गोइंग टुवर्ड्स द ग्लाकोमा। अब ये नेक्स्ट केस देख लीजिए, इसमें जो राइट आई है वो 69% है, परफेक्टली हेल्दी एंड ऑल पैरामीटर्स आर गोइंग इनटू द नॉर्मल फ्लैग। लेकिन एक वो रेटिना की थिकनेस है वो ग्लाकोमा की तरफ जा रही है, तो इसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे या इसको इग्नोर करेंगे। लेकिन नॉर्मेलिटी जो है वो 69% है। लेकिन इसी पेशेंट की अगर आप लेफ्ट आई देखें तो यह ग्लाकोमा है 52%। 52% ये है कि वो नॉर्मेलिटी को 0 को क्रॉस करके ये -52 की तरफ चला गया ग्लाकोमा की तरफ। और इसमें कितने पैरामीटर्स आप देखिए कि कप एरिया है, रिम एरिया है, कप वॉल्यूम भी नॉर्मल है। अब ये कप वॉल्यूम नॉर्मल है लेकिन सारी चीज ग्लाकोमा को इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पर ये जो बेस है पर्टिकुलरली केस है जिसमें कप वॉल्यूम शैलो है, तो इसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्लाकोमा नहीं कहेंगे अनटिल अनलेस कि ये क्लिनिकली कोरिलेट ना कर रहा हो। ये नॉन ग्लाकोमेटस ऑप्टिक एट्रोफी भी हो सकती है। उसके बाद ये स्वोलन डिस्क है, इसमें आप ये देखिए कि सारी चीज़ें नॉर्मल तो आ रही हैं,
लेकिन ये रेंज से बहुत ज़्यादा है, तो नीचे जो है वो 100 से ज़्यादा क्रॉस कर गया, तो इसलिए हम इसको स्वोलन डिस्क कहते हैं। ये एक हमारा एक पेशेंट था, शी वॉज ए यंग गर्ल अबाउट 13 ईयर्स ऑफ एज, और उसमें जो है पेपिलोएडिमा था। अब उसको जो है सिस्टेमिक जो है डायग्नोज हुआ BIH का, तो उसमें जो है सिस्टेमिक एसिटोजोलामाइड जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट देता था, और मैं जो हूँ उसको ये OCT ऑप्टिक नर्व हेड पे हम उसको कंट्रोल करते थे। जब वो नॉर्मल 100 या 110 को के तक आ जाती थी एसिटोजोलामाइड, तो फिर हम उसकी एसिटोजोलामाइड की डोज जो है वो कम कर देते थे, और अगर वो 100 से क्रॉस करके नीचे आ जाती थी तो एसिटोजोलामाइड जो है वो हम बंद कर देते थे सिस्टेमिक। तो इस तरह हम पेपिलोएडिमा को OCT के ऊपर भी मॉनिटर कर सकते हैं, और फिर इसको लेके पेशेंट्स को जा सकते हैं न्यूरोलॉजिस्ट भी और ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट भी। तो ये फाइनल है। अब मैंने आपको बताना है कि एक जो मैजिक फिगर है जिसको याद करना है न्यूरोलॉजिस्ट ने भी और ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट ने भी, वो क्या फिगर है। अब यहाँ पर ये देखें 98 परफेक्टली ऑलराइट, 97 परफेक्टली ऑलराइट, और ये वो फिगर है, मैजिक फिगर है जिसको आपने याद करना है 100 माइक्रॉन्स। अगर और इसके ऊपर 10 की स्लैब्स बना लें और इसके नीचे 10 की स्लैब्स बना लें, और इसमें आपको सिविरिटी ऑफ थिनिंग एंड सिविरिटी ऑफ स्वेलिंग जो है वो पता लगती रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।